चलिए तो हम एनीमिया का कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। मेन मैं बात करने वाला हूँ इसमें सिंपल सी बात है, माइक्रोसिटिक एनीमिया के बारे में बात करूंगा। थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा एनीमिया की। एनीमिया के बारे में बातचीत करें तो कौन कौन सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए एनीमिया की। तो एनीमिया का क्लासिफिकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है एनीमिया क्लासिफिकेशन? क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में तब भी आपको लिख के आना है क्वेश्चन में, यदि एनीमिया का केस आ रहा है तो वो 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, एनीमिया क्लासिफिकेशन। और आप यदि क्या कहते हैं पैथोलॉजी वाले केस में आ गए, पैथोलॉजी में से पढ़ रहे हैं, पैथोलॉजी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया आपके लिए भी सिंपल सी बात है, आपको समझने के लिए आपको कौन सा एनीमिया टाइप का एनीमिया डायग्नोसिस करोगे उसके लिए जरूरी हो कि केस में आपको लिखना पड़ेगा। काफी बार आप माइक्रोसिटिक एनीमिया लिख जाते हैं, खाली आंसर वो भी सही माना जाता है। तो सिंपल सी बात है, कॉज पहचानने के लिए सबसे पहले आपको टाइप पहचानना रहता है। सिंपल सी बात है मेन। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया होते हैं, मतलब जैसे मैं क्लासिफिकेशन की बात करके चलो एनीमिया की, तो एनीमिया क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे फर्स्ट ईयर की बात करें तो मेन जो क्लासिफिकेशन है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकंड ईयर के हो, कोई से भी ईयर के हो, मैं चाहता हूँ कि आपको एक ही क्लासिफिकेशन है वो याद रखें और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पैथोलॉजी में दिया हुआ है। उस क्लासिफिकेशन का नाम है कि सिंपल मॉर्फोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन, एमसीवी के आधार पर क्लासिफिकेशन, एमसीवी वैल्यू के आधार पर। और एमसीवी वैल्यू क्या होती है? तो एमसीवी, एमसीएच और एमसीएस में बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आ जाते हैं, यदि प्रैक्टिकल आप दे रहे हैं तो इस पे इसकी वैल्यू का क्वेश्चन आते हैं। रेंज आप याद कर सकते हैं या फिर नहीं रखें तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एमसीवी होता है जो होता है पेक्ट सेल वॉल्यूम अपॉन आरबीसी काउंट, उसको क्या कहते हैं? एमसीवी वैल्यू कहते हैं। पेक्ट सेल वॉल्यूम अपॉन आरबीसी काउंट, उसको क्या कहते हैं? तरीके वो आरबीसी, उसको हम कहते हैं तरीके से क्या कहते हैं, एक तरीके से हम एमसीवी कहते हैं। इसको आप ध्यान रखें, पेक्ट सेल वॉल्यूम अपॉन आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट कितनी होती है नॉर्मल? आपको पता ही, पेक्ट सेल वॉल्यूम दिया हुआ क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ तो नॉर्मल रेंज आप जा सकते हैं। नॉर्मल रेंज रहती है 80 से लेके 100 तक के आसपास, ध्यान रखें बड़ी रेंज में। बाकी की वैसे हकीकत में फर्स्ट ईयर के हिसाब से, जैसे मैं सेकंड ईयर के हिसाब से बोला तो लंबे रेंज चल जाती है। फर्स्ट ईयर के हिसाब से देखें तो 77 से लेकर कम से कम 84-85 तक या 94 तक, मान लीजिए 84-85 94 तक मान लीजिए, वो एक नॉर्मल रेंज आती है एक तरीके से किसकी? एमसीवी। उसके अलावा एमसीएच की बात करें, जहाँ एच आ गया तो हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो गया, तो एमसीएच जो होता है वो कहता है हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अपॉन आरबीसी काउंट। तो आरबीसी काउंट नीचे दोनों में सेम है, अपॉन में क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? इसमें हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन आ जाएगा और उसकी वैल्यू रहती है हमारे कम से कम कितने? 27 से लेकर 34 के बीच में एकदम रहती है, 27 से लेकर 34 के बीच में। और उसके अलावा एमसीएससी क्या होता है? तो एमसीएससी होता है हमारा एमसीवी अपॉन एमसीएच। यानी कि आप एक तरीके से लगा सकते हैं एमसीवी में, यानी कि इधर आरबीसी काउंट कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? लास्ट में एमसीवी ऊपर आएगा, यानी कि एक तरीके से पेक्ट सेल वॉल्यूम ऊपर आएगा और नीचे फॉर्मूले में क्या आएगा? एक तरीके से हमारा हीमोग्लोबिन आ जाएगा। तो एक तरीके से पेक्ट सेल वॉल्यूम हमारा हीमोग्लोबिन, और आप सीधे नॉर्मल रेशो करके भी निकाल सकते हैं। कुछ ज्यादा के 4 या 5 आता है, इसका कुछ ज्यादा कुछ खास पूछता नहीं है एमसीएससी के बारे में। फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, आपको ये चीज याद रहनी चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि ये चीज आपसे पूछ सकता है यदि आप फर्स्ट ईयर से हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है यदि आप सेकंड ईयर से भी हो। तो डिजीज के डायग्नोसिस करने में या उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने में कि क्या क्या चीज से आप आइडेंटिफाई करेंगे उसके, या डायग्नोसिस में आपको इन्वेस्टिगेशन बतानी होती है, उसके लिए भी इसका इंपॉर्टेंट है। तो एमसीएच, एमसीवी और एमसीएससी फिर दोबारा बता देता हूँ मैं। पेक्ट सेल वॉल्यूम अपॉन आरबीसी काउंट क्या होता है? हमारा एमसीवी होता है। उसके अलावा एमसीएच क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन अपॉन आरबीसी काउंट। और उसके अलावा एमसीएससी क्या होता है? पेक्ट सेल वॉल्यूम अपॉन हीमोग्लोबिन, या फिर एमसीएच अपॉन, मतलब एमसीवी अपॉन एमसीएच लिख सकते हैं आप किसके? एमसीएससी। तो ये चीज आपको पता लग गई, तीनों के तीनों आपको निकाल के आने, मतलब यदि क्वेश्चन में दे रखा होगा तीनों चीज दे रखी है, तीनों चीज निकाल के आनी है। या फिर आपको जैसे आप किसी भी डिजीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको हो सके तो तीनों के बारे में लिखना है कि इसमें क्या क्या, जैसे तीनों जगह तीनों चीज कम हो रही है तो तीनों चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप एमसीवी लिख दिया कम आपने तो उससे बच्ची कुछ चीजों का काम हो गया। ज्यादातर जगह आपको तीनों की तीनों कम होती मिलेंगी या तीनों की तीनों बढ़ती हुई मिलेंगी, लेकिन ऐसा हर जगह आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका प्रत्येक का अपने आप में एक सेपरेट इंपॉर्टेंस है। ऐसी बात नहीं कि आपको जैसे हम इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं तो आपको खाली एमसीवी कर ली उससे काम चल गया, ऐसा नहीं है। तीनों के तीन आपको लिख के आनी पड़ेगी। जो फॉर्मूला मैंने बता दी,
फिर मैं मेन चीज पे आता हूँ एक तरीके से इसके क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन होता है भाई तेरे मॉर्फोलॉजी के आधार पे किया था, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी पे या आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, जो कि सिंपल से होता है एमसीवी के आधार पर पता लग रहा है एक तरीके से। तो आरबीसी के से उससे एमसीवी से हम निकाल सकते हैं कि सिंपल सी बात है कितना जो है वो एक तरीके से वो किसी आरबीसी की स्थिति कैसी है, आरबीसी की स्थिति। तो आरबीसी को हम मेन मुद्दे में ले रहे हैं एक तरीके से। तो आरबीसी की क्वांटिटी, आरबीसी को देख के हम मॉर्फोलॉजी से हिसाब लगा रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं एक तरीके से 3 भागों में। एक तरीके से आरबीसी मौजूद है जो माइक्रोसिटी यानी कि आरबीसी है वो एक तरीके से साइज में छोटी हुई है। उसके अलावा एक होता है हमारा नॉर्मल सिटी यानी कि आरबीसी है वो एक तरीके से नॉर्मल साइज की, नॉर्मल साइज का एनीमिया कैसे होगा, बल्कि ये एक तरीके से मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग है, इसका कोई संबंध नहीं है कॉज से। तीसरा होता है एक तरीके से हमारा मैक्रोसिटिक। तो इसलिए एक में आरबीसी का साइज है वो छोटा हो गया, एक में आरबीसी का साइज नॉर्मल है, एक में क्या हो गया आरबीसी की साइज बढ़ गया। तो ये तरीके से तीनों के तीनों हमारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं एक तरीके से आरबीसी के, अलग तरीके से जो एनीमिया के। माइक्रोसिटिक में बात करें चले तो कौन कौन से एनीमिया आते हैं माइक्रोसिटिक में आते हैं, आप जानने के सबसे फेमस एनीमिया या सबसे मोस्ट कॉमन एनीमिया आता है वो आता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। 75% केस जो आपको एनीमिया के देंगे आपको सिंपल से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही मिलेगा। आपको कोई भी केस दे, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो आपको कोई भी केस दे और आपको एनीमिया समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी आपको चलो बच रही है खाली एनीमिया के अलावा भी हमें कुछ और लिख के आना है, तो आप सीधे सीधे आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लिख सकते हो, क्योंकि मोस्ट 75% केसों में आपको यही टाइप का एनीमिया मिलेगा। उसके अलावा हम बात करें चलो और दूसरे कौन से एनीमिया आते हैं, तो इसमें आता है हमारा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अब ये भी मैं बताऊंगा कैसे होता है क्या नहीं होता है। उसके अलावा आता है हमारा सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, और उसके अलावा हमारा आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया तो एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो और जगह थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ये तो हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आ जाता है जता हुआ पैथोलॉजी वालों को, तो वो तो उसके बारे में वही प्रॉपर चर्चा की जाएगी क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उसके अलावा बात करके चलो मैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया में, तो नॉर्मोसिटिक में हमारे इस तरीके से 2 टाइप रहते हैं। तो नॉन हीमोलाइटिक जिसमें से पता होता है हीमोलाइसिस नहीं हो रहा है, जिसमें आते हैं हमारे एक तरीके से एप्लास्टिक एनीमिया आ जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी मान लिया जाता है इसमें अर्ली स्टेज में। उसके अलावा एनीमिया क्रोनिक डिजीज भी आ जाता है अर्ली स्टेज में। और उसके अलावा क्या कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है इसके लिए आपको एप्लास्टिक एनीमिया। और उसके अलावा इसमें दूसरा टाइप में क्या बताता है एक तरीके से क्या जो होता है हमारा हीमोलाइटिक। तो हीमोलाइटिक में भी ध्यान रखना, हीमोलाइसिस में तो इंटरनल हीमोलाइसिस हो रहा है जिसमें एक तरीके से आरबीसी में कुछ डिफेक्ट है जिसके कारण भूख हीमोलाइसिस हो रहा है, और ये फिर एक्सटर्नल हीमोलाइसिस एक्सटर्नल फैक्टर है उसके कारण हीमोलाइसिस हो रहा है। इंटरनल फैक्टर में बात करके चले तो इंटरनल फैक्टर में हो सकता है हमारा हेरिडिटी स्पीडियोसाइटोसिस, जिसमें आरबीसी के शेप चेंज हो गया जिसके कारण जो उसे एक तरीके से अलग आइडेंटिफाई किया गया स्क्रीन के द्वारा, उसका डिस्ट्रॉयशन कर दिया गया। और उसके अलावा क्या होता है हमारा प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन जिसमें कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होता है किसका, हमारा आरबीसी का, ये चीज है। और उसके अलावा मैं बात करके चलो तो वो होता है हमारा सिंपल सी बात है वो हेरिडिटी। उसके अलावा क्या होता है तरीके से हमारा सिकल सेल एनीमिया मिलता है इसमें, जिसमें कारण क्या होता है जिसके कारण सिकल सेल जो होती है तरीके अलग शेप हो गए उसके नॉर्मल से। इसमें मतलब एक तरीके से आरबीसी के शेप में कुछ ना कुछ परिवर्तन मिलेगा, शेप में मेमोरी इंटीग्रिटी में परिवर्तन मिलेगा। तो जैसे शेप अलग होगा तो सिंपल जैसे उसका डिस्ट्रक्शन करेगी स्प्लीन, सिंपल सी बात है उसको नॉर्मल शेप में तो चलने नहीं देगी, क्योंकि जो आरबीसी की जो बाइकॉन्वेव शेप है वही की वही चल सकती है। सिंपल सी बात स्फेरिकल हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, कुछ और भी परिवर्तन हो जाएगा, उस शेप को सिंपल सी बात सस्टेन करेगी नहीं, उसका डिस्ट्रक्शन किया जाएगा स्प्लीन के द्वारा। तो इसलिए वो उसमें शेप के कारण कुछ भी परिवर्तन आ जाएगा, स्फेरिकल बन गई जैसे स्पीरोसाइटोसिस में, तब भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें, तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन है। बाकी उसके अलावा बात करके चलो सिंपल सी बात है जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें भी आरबीसी की शेप में चेंज आ गया, सिकल सेल सी शेप बन जाती है एकदम, तो उसमें क्या एक तरीके से उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है। उसके अलावा आज के जाने तो मैं बायोकेमिस्ट्री आपको डिजीज पढ़ाई थी जैसे स्पेडी एफिशिएंसी, जिसके कारण क्या करता है फ्री रेडिकल के लिए जो होता है तरीके से जो फ्री रेडिकल से बचने की क्षमता होती है तरीके से एनएडीपीएच को, एनएडीपीएच जो ग्लूटाथायोन रेडक्टेज वाला सिस्टम काम करता है, इसलिए एनएडीपीएच कहता है एनएडीपीएच की मात्रा कम हो गई, ग्लूटाथायोन रेडक्टेज वाला सिस्टम है वो कम कर नहीं रहा, जो कहता है फ्री रेडिकल है वो इस तरीके से आरबीसी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं। तो इसलिए उसमें क्या फ्री रेडिकल या फिर इस तरीके से दवाई वगैरह फ्लेवावीड हुई या और चीज हुई उसकी हिस्ट्री मिलेगी। इस तरीके से आपको मेन न्यूसेस में क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको डिस्ट्रक्शन मिलेगा इस तरीके से आरबीसी का फ्री रेडिकल की तरह। ये किस में देखने को मिलता है आपको, जी6PD डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है।
और उसके अलावा मैं बात करके चलो, सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा सेलुलर तो ये इंट्रिंसिक हुआ, एक्सट्रिंसिक होगा। तो एक्सट्रिंसिक में तो ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, फिर आरबीसी नॉर्मल आरबीसी के साथ ऑटो एंटीबॉडी बन गई। उसमें नहीं बात करेंगे, अब ये सोच रहा है कि उसमें अब वो एंटीबॉडी उसमें भी तो स्पीडी डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो स्पीड इसलिए डिस्ट्रक्शन कर रहा है क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन जो थी वो नॉर्मल से अलग हो गई। अब ये था कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन को भी सिंपल से एक्सटर्नल में काउंट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन उसमें क्या कि जो डिफेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट का जो इनएक्टिवेटर आता है एक तरीके से, वो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा प्रोस्टाग्लैंडिन हीमोग्लोबिन यूरिया में। तो वो क्या है, एक तरीके से वो प्रेजेंट नहीं है आरबीसी में, तो इसलिए कुछ भी डिफेक्ट है वो आरबीसी में है, उसके कारण डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है, वो होने को डिस्ट्रक्शन को एक्सटर्नल फैक्टर ही कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, देखो स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन कर रहा है, चाहे हेरिडिटी स्प्लीनोसाइटोसिस देखे, या फिर आप देखिए सिंपल सी बात है हमको सिकल सेल एनीमिया देखे, उसमें भी स्प्लीन डिस्ट्रक्शन कर रहा है, या फिर सिंपल सी बात है जीसस पेडियाट्रिस देखे, उसमें भी फ्री रेडिकल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं आरबीसी मेम्ब्रेन का। लेकिन क्या कि जो उसमें जो फैक्टर आ रहा है वो इस तरीके से वो आ रहा है कि आरबीसी की जो गलती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन में जो डिफेक्ट है उसके कारण आ रहा है। वो उसमें ऐसा नहीं है कि बॉडी ने या मैकेनिज्म था डिस्ट्रक्शन का उसमें कोई खराबी हो, वो तो ये काम करती है, उसे उल्टी सी चीज दिखेगी तो वो तो डिस्ट्रक्शन करेगी, चाहे वो अपनी हो या बाहर की हो। नॉर्मल से उल्टी सी चीज को वो सस्टेन तो करने देगी नहीं, इसलिए उसकी चीज का वो डिस्ट्रक्शन तो करेगी, इसलिए वो सिंपल सी बात है उसको क्या सस्टेन नहीं, उसको डिस्ट्रक्शन करेगी। लेकिन सिंपल सी बात है, हम जब ऑटोइम्यून डिजीज में बात करते हैं जिसमें इम्यूनिटी वाला सिस्टम गड़बड़ा गया है, जिसमें सिंपल सी बात है जो ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन हमारे यहाँ ब्लड ग्रुप एंटी ए भी प्रेजेंट आने लग गया, क्योंकि ऐसा नॉर्मल केस में तो नहीं होने लगता, जैसे मैं तो एग्जाम्पल लिया था होता नहीं वैसे। लेकिन सिंपल सी बात है जिसके कारण का कुछ भी आगे जैसे हमारे पास चलो आईजीएम एंटीबॉडी बन जाती है, या फिर कुछ होते हैं जैसे सिंपल सी बात है मैं चर्चा करूंगा, तो जिसमें ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, तो ये आरबीसी की मेम्ब्रेन के खिलाफ भी एंटीबॉडी बन गई, आरबीसी में कोई दिक्कत नहीं थी, वो एंटीबॉडी जबरदस्ती बन गई, उसके अलावा उसने डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो हम कैसे कहते हैं ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया में काउंट करेंगे। और उसके अलावा बात की जाए तो माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर होते हैं, जिसमें क्या कि वेसल से टकरा के काफी बार जब फ्लोट तेज होता है तो वेसल्स के कारण भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि काफी बार वेसल्स होती है सिंपैथेटिक आउटफ्लो का वेसल बहुत ज्यादा पिचक गई, जिसके कारण क्या हुआ कि आरबीसी का जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो के कारण काफी बार आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो गया, जिसमें जाते थे हेलमेट सेल इसका वैसे पहचान रहती है तो उससे आपको, तो इसलिए वो चीज आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए इसके ध्यान रखना। हीमोलाइसिस आपको ध्यान रखना मेन रूल है इसमें, ऑटोइम्यून हीमोलाइसिस ध्यान रखिए, इसमें कोल्ड हीमोग्लोबिन और हॉट हीमोग्लोबिन होता है, कोल्ड में आईजीएम आता है, हॉट में आईजीजी आता है, बाकी उसकी चर्चा करेंगे। तो हीमोलाइसिस जो भी होता है इस तरीके से वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आता है। फिर लास्ट में आ रहा आता है एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक में सिंपल सी बात है, और एक डिजीज मिलती है, वो आती है एक तरीके से हमको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसके कारण होता है, हमारा नॉर्मल जो होता है वो हमारा B12 डेफिशिएंसी के कारण होता है, बाकी की ये फोलेट की डेफिशिएंसी के कारण भी मिल सकता है। मेन इसमें जो फर्स्ट आता था B12 डेफिशिएंसी जाता है, बाकी फोलेट की डेफिशिएंसी के कारण भी मिल सकता है। और आयोटिक एसिड यूरिया जो होता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री में डिस्क्राइब किया जाएगा, ये अभी मैंने उस समय करा नहीं था वो या फिर मैं कराता था यूरिया साइकिल में, मैंने बताया आयोटिक एसिड यूरियोसिस मैंने बताया था, शायद आप देख लें, चेक आउट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि तरीके से उसमें भी जो हमारे जो क्या मिलता है जो तरीके से आरबीसी का साइज है वो तरीके से बड़ा मिलता है। उसके अलावा थायराइड वगैरह की डिजीज होती है उसमें भी हमारा जो क्या है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिलता है। जो इनकी जो मेन फाइंडिंग रहती है हमारे फॉलिक एसिड और उसकी हम बात करके चले B12 की, तो फॉलिक एसिड और B12 वाले में जो हमारा जो मेन जो बोलता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें जो मेन फाइंडिंग मिलती है उसके साथ में वो मिलती है जैसे पॉलीसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल भी मिलती है, क्योंकि आपको आयोटिक एसिड या थायराइड डिजीज वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगी। जो है ये चीज आपको किसमें मिलेगी इस तरीके से, खाली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मिलेगी। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो इसमें और भी आते हैं काफी सारे, जिसके बारे में नॉर्मल चर्चा नहीं की जाती, मैं भी नहीं कर रहा, तो उसके या फिर कर दूंगा, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो सिंपल सी बात है उसमें बस अंदर ये आते हैं पॉलीसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, उसमें नहीं मिलती, पहचान रहती है B12 और B7 B9 वाले एनीमिया का। B12 और B4 B9 वाला या फॉलिक एसिड वाले एक तरीके से उसमें एनीमिया में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसमें ये चीज ध्यान रखना कि B12 वाला जो होता है उसमें न्यूरोलॉजिकल आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन B9 वाले में आपको खाली ये एनीमिया के सिम्टम देखने को मिलेंगे। सारे सिम्टमों की चर्चा मैं करूंगा, सिंपल B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं बताऊंगा,
कौन-कौन से प्रकार के हो सकते हैं। पर्नीशियस एनीमिया लिखा जाता है, जैसे ज़्यादातर B12 डेफिशिएंसी। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। तो एक तरीके से ये चीज़ काफ़ी हद तक हो गई है। जो आपके एक तरीके से जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके बारे में मैं कह देता हूँ, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को पढ़ना ही पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा आपको जो नॉर्मोसिटी में आपको हीमोलाइटिक एनीमिया कुछ हद तक पता होना चाहिए, और उसके अलावा आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये 3 4 जो आपको पता होनी चाहिए।